मैं ड्राइंग रूम से निकलकर दूसरे कमरे में आया और मतलूबा चीजें लेकर वापस गया। ब्रांडी की बोतल से मैंने उसके लिए ब्रांडी उंडेली और ग्लास उसे पेश कर दिया। बोली अपने लिए कुछ नहीं लाए? मैंने कहा कुछ नहीं, तुम अपने जख्म दिखाओ। बोली यूं तो सारा चौखटा ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन पाँव, मेरा ख्याल है हड्डी टूट गई है। उसने बायां पाँव आगे बढ़ा दिया और मैं फर्श पर बैठकर उसका पाँव देखने लगा। कहा हड्डी नहीं टूटी, टखना उखड़ गया है, थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो। बोली क्या मतलब? मैंने कहा मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कर दो, और मैंने उसके पाँव का अंगूठा और एड़ी पकड़ ली। फिर एक जोरदार झटका दिया। मेरा ख्याल था कि वो तड़प उठेगी, लेकिन उसने आवाज भी ना निकाली। अलबत्ता ब्रांडी का पूरा ग्लास वो खाली कर गई थी। मैंने कहा पाँव जमीन पर रख कर इस पर वजन डालो, और सहारे के लिए अपना कंधा पेश कर दिया। वो मेरे कंधे का सहारा लेकर खड़ी हो गई और फिर हैरत ज़दा अंदाज में मुस्कुरा कर बोली हैरत अंगेज। मैंने कहा क्या कैफियत है? बोली तकलीफ जरूर है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा 2-4 कदम चलो, और वो फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। उसने वापस आकर सोफे पर बैठते हुए कहा कमाल है, तुम तो मेरे लिए मसीहा हो। मैं उसके चेहरे की जानिब मुतवज्जे हो गया था। उसने दोनों हाथों से अपने बाल पीछे किए और मैं उसके चेहरे पर लगे हुए जख्म देखने लगा। फिर मैंने फर्स्ट एड बॉक्स में से शीशियां निकाल कर देखना शुरू की। एक प्लस्तर भी नजर आया जो दर्द खींचने के लिए था। मैंने प्लस्तर की एक चौड़ी पट्टी फाड़कर उसके पांव पर लगाई और फिर उसका चेहरा साफ करने लगा। 1-2 जगह टेप चिपकाए और 1-2 जगह सिर्फ लोशन लगाया। वो खामोशी से मेरी कार्रवाई देख रही थी। जब मैं अपना काम खत्म करके शीशियां वगैरह समेट चुका तो वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। फिर बोली डॉक्टर हो? मैंने कहा इस वक्त बन गया हूँ। बोली नहीं, तुम्हारी मालूमात इस सिलसिले में बहुत वसी हैं। वही चीजें इस्तेमाल की हैं तुमने मेरे इन जख्मों पर जिनकी जरूरत हो सकती थी। अब ये बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं? उसने पूछा और मैं एक सोफे पर बैठकर गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। मैंने कहा तुम खूब समझती हो। वो एक लम्हे के लिए खामोश होकर मेरी शक्ल देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली सुनो, मैं तुम्हें धोखा दे सकती थी, लेकिन किसी एहसान करने वाले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं जख्मी थी और मुझे टैक्सी की शदीद जरूरत थी। मैं चंद कदम भी न चल सकती थी। तुमने मुझ पर एहसान किया है और उस एहसान के सिले। लेकिन पहले एक बात बता दूं तुम्हें अपने बारे में कि मैं गलत लड़की नहीं हूँ। किसी गलत बात की तवक्को मत करना। मैंने कहा ओहो, फिर मेरी इतनी मेहनत का मुझे क्या सिला मिलेगा? बोली मैंने कहा ना, अगर तुम बुराई ही चाहते हो तो भला उसकी क्या कमी है? मैं एक अच्छे खानदान की शरीफ लड़की हूँ, इसलिए ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। मैंने कहा मेरे लिए क्यों? बोली इसलिए कि फिर तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मैंने कहा अरे अरे, अभी तो तुम मुझे अपना मसीहा कह रही थी और अब मेरे लिए इजराइल बन गई हूँ। वो बोली संजीदा हो जाओ, प्लीज संजीदा हो जाओ। बेहतर यह है कि अब वापस चले जाओ। अगर कुछ देर बैठना चाहते हो तो अच्छे इंसानों की तरह बैठकर बातचीत करो। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और इस जगह क्या कर रहे हो। यकीनी तौर पर रात के शिकारी होगे और मुझे कोई गलत लड़की समझकर मेरी मदद पर आमादा हो गए होगे। हालांकि आमतौर पर इस शहर में ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती। तुमने मेरे साथ जो दोस्ताना सलूक किया है उसे अपने दिल में लिए हुए वापस चले जाओ और सोचना कि कोई अच्छा काम किया। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं खामोशी से उसकी शक्ल देख रहा था। फिर मैंने कहा मगर मैं तो यही समझा था कि तुम। बोली हाँ, तुम्हारा समझना ठीक था। मैं उस वक्त ऐसी ही हालत में थी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा अच्छा चलो ठीक है, ये ख्याल जहन से निकाल दो, लेकिन कुछ देर तुमसे गुफ्तगू तो कर सकता हूँ। उसने कहा सारी रात रह सकते हो यहाँ, तुमने मेरे ऊपर मामूली एहसान नहीं किया। फिर सोफे के पीछे से हाथ ले जाकर आगे लाई तो उसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था। बोली इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं। ये ड्राइंग रूम में ही मौजूद था। मैंने इसे तुम्हारे लिए हासिल किया है ताकि तुम्हें राह रास्त पर लाने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। मैं गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। वो कुछ ज्यादा ही अजीब मालूम होती थी। फिर मैंने गर्दन झटक कर सर हिलाते हुए कहा लेकिन इसके बारे में तो तुमने मुझे बताकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुमसे मोहतात हो जाऊंगा। बोली नहीं, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा और तुम भी कोई फायदा नहीं उठा सकोगे। मैंने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली बेकार है तुम्हारे लिए, तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा मुमकिन है मैं उससे फायदा हासिल करने की कोशिश करूं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ ये सब हुआ क्यों? ये जख्म कैसे लगे? यूं महसूस होता है जैसे कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की हो। बोली हाँ ऐसी ही बात है। मैंने पूछा कौन थे वो लोग? बोली कुछ जराइम पेशा अफराद जो मुझे दौलतमंद समझकर लूटना चाहते थे। मैंने कहा मुझे उनके बारे में बताओ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बोली मैं खुद उन्हें ठीक कर लूंगी, तुम शराब तो लो, अपने लिए कुछ नहीं लाए। मैंने कहा जो कुछ मैं पीता हूँ वो इस वक्त तुम नहीं पिला सकती। वो चौंक कर बोली वो क्या? मैंने आहिस्ता से कहा कॉफी। उसने कहा यकीन करो अब मैं उठ सकती हूँ, तुम्हें कॉफी जरूर पिलाऊंगी।
मैं बेख्तियार बोल उठा, प्लीज तहजीब, यकीन करो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो मजाक किया था। मैंने उसका नाम लेकर उसे पुकारा था क्योंकि उसका नाम मेरे जहन में था, लेकिन वो सकते में रह गई थी। अब वो फटी फटी आंखों से मुझे घूर रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें अपना नाम तो नहीं बताया था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बताया था। बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इतनी गायब दिमाग तो नहीं हूँ। एक बार फिर उसने गोद में रखा पिस्तौल उठा लिया। अब उसकी आंखों की कैफियत बदल गई थी। मैंने इस तरह चेहरों के रंग बदलते नहीं देखे थे। गिरगिट के बारे में सुना था, लेकिन उसमें भी इस कदर जल्द इतनी तब्दीली पैदा न होती होगी जितनी इस लड़की में पैदा हो गई थी। उसके हसीन चेहरे पर सफ़ाकी दौड़ गई थी। फिर उसने पिस्तौल सीधा करते हुए कहा, अपने हाथ बदन से दूर रखो, कमरे पर निगाह दौड़ाओ, ये साउंड प्रूफ है। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, और मैं बुलेट प्रूफ हूँ। वो बोली, कौन हो तुम? मैंने कहा, नाम पूछ रही हो या? बोली, मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या तुम मेरा ताकुब कर रहे थे? क्या तुम्हारा ताल्लुक के से है? मैंने कहा, नहीं, खादिम जेड से ताल्लुक रखता है, जिसके बाद कुछ भी नहीं है। मैंने उसे और परेशान करना मुनासिब न समझा और चेहरे से मेकअप उतार दिया। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। जब मेरी असल शक्ल नुमाया हुई तो वो दीवाना वार खड़ी हो गई। पाँव वगैरह की तकलीफ वो एकदम फरामोश कर बैठी थी। तुम अली? मेरे खुदा, तुम? मगर ये मेकअप, ये तुम ही हो? मैंने कहा, इतनी हैरत हुई है मुझे देखकर। बोली, दिमाग झंझना कर रह गया है। इसका मतलब है अली कि तुम भी कोई खास चीज हो। अब तो तुम्हारे बारे में कुछ और भी सोचना पड़ेगा। यकीन करो, तुम्हें देखकर इतनी खुशी हुई है कि बयान नहीं कर सकती। मैंने कहा, अजीबोगरीब किस्म की लड़की हो। कस्टम हॉल में दाखिल होते वक्त तो तुमने मुझे इस तरह नजरअंदाज कर दिया था कि जैसे। उसने उर्दू में कहा, अली, मुसलमान हूँ, खुदा की कसम सच कह रही हूँ, किसी तरह तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं हूँ। लो ये पिस्तौल संभालो, कोई गलत बात करूं तो गोली मार देना, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, तुम्हारा सामान कहाँ है और पुराना लिबास? मैंने जेब में हाथ डालकर ताश की गड्डी निकाल ली। फिर उसके सामने उछालते हुए कहा, मेरे सामान में तुम्हें इसके अलावा किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं हो सकती। उसने झपट कर गड्डी मुझसे ले ली, उसे मखसूस अंदाज में फैला कर देखा और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, तुमने मेरे जख्मों का इलाज ही नहीं किया, नई जिंदगी भी दी है। मैं गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। मैंने पूछा, ये गड्डी तुमने मेरे लिबास में रखी थी? वो सर को जुम्बिश देते हुए बोली, हाँ। मैंने पूछा, क्या है ये? बोली, एक बहुत बड़े आदमी की अमानत, इतनी बड़ी चीज के इसके लिए दर्जनों खून किए जा सकते हैं। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है इसमें? बोली, तुम हो कौन अली? मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ। देखो, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि मेरा रुआ रुआ तुम्हारा शुक्रगुजार है। मैं तुम्हें इस एहसान का बदला दूंगी, यकीन करो। पूरे खुलूस से ये सब कह रही हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं। मैंने कहा, गालिबन ताशनुमा कार्ड्स की ये गड्डी तुम कस्टम्स के हुकाम से छुपाना चाहती थी। बोली, नहीं, उन लोगों से जिन्होंने बड़ी दीदा दलेरी से मुझे एयरपोर्ट से अगवा कर लिया था और उसके बाद उन्होंने मेरी ये दुर्गत बनाई सिर्फ इसी गड्डी के हुसूल के लिए। लेकिन चूक गए कमबख्त, मैंने उन चारों को कुत्ते की मौत मार दिया। मैंने हैरत से कहा, कत्ल कर दिया तुमने उन्हें? वो बेपरवाही से बोली, हाँ, मजबूरी थी, मैं उन्हें कत्ल करके ही फरार हुई थी। ये जख्म उन्होंने ही लगाए हैं, अजियतें दे रहे थे मुझे और पाँव की ये चोट बुलंदी से कूदने की वजह से लगी। मैंने कहा, इतनी खूबसूरत और इतनी खतरनाक? बोली, तो तुम मेकअप में क्यों फिर रहे थे? मैंने कहा, बाज़ औक़ात तहजीब इंसान न चाहते हुए भी वो करता है जो उसके लिए शदीद नुकसानदेह होता है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोली, जरूर। मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड की नुमाइंदा हो तुम? बोली, कौन हार्वर्ड? मैंने कहा, तुम्हारे खुलूस की हद जानना चाहता हूँ तहजीब। सच बोलना तुम्हारे लिए खतरनाक है तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। उसने फिर अपना जुमला दोहराया, कौन ऑलिव हार्वर्ड? मैंने उसे घूरते हुए कहा, अमरीकी CIA का एक यहूदी अफसर। तहजीब चौंक पड़ी। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने कहा, यही सवाल मैंने तुमसे किया है तहजीब। बोली, तुम्हारा ख्याल है कि मैं CIA की कारकुन हूँ? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम ऑलिव हार्वर्ड की नुमाइंदा हो और उसी की तरफ से मुझ पर तैनात की गई हो। बोली, CIA या ऑलिव हार्वर्ड से तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है? क्या वो लोग तुम्हारे पीछे हैं? ठहरो, पहले एक बात सुन लो अली, ना तो मैं CIA की नुमाइंदा हूँ और ना ऑलिव हार्वर्ड से मेरा कोई ताल्लुक है। हाँ, मैं उस शैतान यहूदी से वाकिफ जरूर हूँ, बल्कि टांकानिका में एक बार हमारा उससे साबिका पड़ चुका है और उसकी वजह से हमें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मैं जाती तौर पर उसकी दुश्मन हूँ। खुदा की कसम अली, मजहब के रिश्ते से मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही और तुम मेरे मोहसिन भी हो। यूं समझ लो कि अगर हार्वर्ड से तुम्हारी कोई दुश्मनी है तो मैं उसके खिलाफ तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए मेरी बात पर। मैंने कहा, तो फिर तुम कौन हो? मेरे सवाल पर तहजीब कुछ सोचती रही। फिर उसने कहा, एक बैनुल अक़वामी तंजीम की रुकन हूँ जो सारी दुनिया में काम करती है। तुमने ग्रीन पोल का नाम सुना है?
मैंने कहा इत्तेफाक से नहीं। बोली एंटी माफिया तंजीम है, हम लोग माफिया के रास्ते काटते हैं, आला सतह पर काम करते हैं, जहां माफिया के कदम होते हैं वहीं हम पहुंच जाते हैं। ये चक्कर भी ऐसा ही है। मैंने तुम्हें अपनी जो कहानी सुनाई थी वो सच थी अली। मेरे वालिदैन माफिया का शिकार हुए थे। ग्रीन पोल ने मेरी परवरिश की और मुझे तरबियत दी। अब मैं उसी के लिए काम करती हूँ। मौजूदा मामला भी ग्रीन पोल का ही है। कार्ड की ये गड्डी एक बहुत बड़े आदमी से ताल्लुक रखती है और मेरे लिए बेहद जरूरी थी। मुझे इत्तला मिल चुकी थी कि पेरिस एयरपोर्ट पर हमारे मुखालिफ लोग मुझसे टकराएंगे। कस्टम्स के हुकाम को धोखा देना कौन सा मुश्किल काम था। असल मसला तो उन लोगों का था। शायद तुम इस बात पर यकीन न करो कि अगर मैं चाहती तो वो मुझे अगवा करने में कामयाब नहीं हो सकते थे, मगर मैंने सिर्फ उनका शुबा खुद पर से हटाने के लिए उन्हें कामयाब होने का मौका दिया। लेकिन एक चूक हो गई थी। मैं ये नहीं पूछ सकी तुमसे कि पेरिस में तुम्हारा कयाम कहाँ होगा। कुछ उलझी हुई थी। चुनाचे उन लोगों को तहवील में लेकर मुझे अपनी शदीद गलती का एहसास हुआ और मैं उसी खौफ से लरसती रही कि अगर तुम कहीं गायब हो गए और मुझे न मिले तो क्या होगा। यही वजह थी कि मैं उनसे मार खा गई। उन कमबख्तों को मेरे बारे में जो इत्तलात मिली थी वो भी उन्हीं पर जमे हुए थे। चुनाचे उन्होंने कार्ड्स के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुझ पर शदीद तशद्दुद किया और जब सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैंने उन्हें कत्ल कर दिया। मैं मुतहज्जराना अंदाज में तहजीब की ये गुफ्तगू सुन रहा था। ये लड़की इस कदर खतरनाक होगी इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये भी सच था कि मैंने ग्रीन पोल का नाम इससे पहले नहीं सुना था। अगर वो सच कह रही है तो ये तो मेरे लिए इंतहाई खुशकुन बात थी। जो तसव्वुर और जो ख्यालात मेरे जहन में मौजूद थे, ये लड़की उनके सिलसिले में मेरी बेहतरीन मावन बन सकती थी। बाकी रहा मसला ऑलिव हार्वर्ड का, तो उसने खुद को मुझसे पोशीदा नहीं रखा था, बल्कि उस खत के जरिए उन तमाम बातों का एतराफ कर लिया था कि तंजीम को बरगश्ता करने में उसका हाथ था और अब वो मुझे पेरिस लाकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेना चाहता था। अगर मुझे ये सुनहरी मौका मिल जाए और किसी तरह ग्रीन पोल से मेरा ताल्लुक कायम हो जाए तो मैं समझता था कि ये मेरी खुशकिस्मती की इंतहा होगी। चुनाचे लड़की को अपने बारे में बताने में मैंने आर महसूस न की। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, तहजीब, मैं तुम्हारी शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ हूँ और मुझे मुसरत है कि मैं इत्तेफाकिया तौर पर दोबारा तुमसे टकरा गया और तुम्हारे काम आया। वो बोली, मगर अली, मेरा सवाल तिश्ना रह गया। ऑलिव हार्वर्ड से तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है? देखो, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। ये मेरे एतमाद की निशानी है। तुम भी अपने आप को मुझसे मत छुपाओ और इत्मीनान रखो, तुम्हें मेरी जात से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा, नहीं तहजीब, मैं खुद को तुमसे छुपाना नहीं चाहता। मेरी कहानी, बल्कि मेरी मुख्तसर कहानी यूं समझ लो कि मैं सैन फ्रांसिस्को में बर्कली यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करता था, कानून का तालिब इल्म था। एक मौके पर एब्रन हॉल नामी जगह पर जा निकला जहां यहूदी अकाबिर लाफो गुजाफ में मसरूफ थे। तकरीर अरबों के खिलाफ थी और उसी में उन्होंने मजहब को भी शामिल कर लिया था। जैसा कि तुम्हें बता चुका हूँ, पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ, बुराइयों की दलदल में फंसा हुआ एक गुनाहगार शख्स, लेकिन मजहब के बारे में उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त न कर सका और वहीं खड़े होकर हकायक पर मबनी एक तकरीर कर डाली जिसे सुनकर यहूदी लॉबी में खलबली मच गई और बेशुमार अफराद मेरे दुश्मन बन गए। नतीजतन तालीम अधूरी छोड़ना पड़ी और कत्ल गारतगरी की दुनिया में उतर आया। ये शख्स ऑलिव हार्वर्ड यहूदी होने के नाते खुसूसन मेरे पीछे लगा और मैं उसे चक्कर देकर वहां से निकल आया। बोली, और उसके बाद तुम तंजीम आजादी फलस्तीन में शामिल हो गए? मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन खम की। हाँ। बोली, अली जार खान, तुम वही हो ना जिसने सैन फ्रांसिस्को के चौक पर एक नक्शा तरतीब दिया था और उसमें दिखाया गया था कि फलस्तीन आजाद है और इसराइल खून में डूबा हुआ है। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, हाँ तहजीब, मैं वही अली जार खान हूँ। बोली, तुम क्या समझते हो तुम्हारा ये कारनामा दुनिया की निगाहों से पोशीदा है? हाँ, अली जार खान नाम से मैं तुम्हें बेशक जानती थी, बल्कि जिस हल्के से उस वक्त मेरा वास्ता है वो तुम्हारे इस कारनामे से बेहद मुतासिर है और किसी ने ये तजवीज भी पेश की थी कि तुम्हें तलाश करके तुम्हारी मदद की जाए। यकीन करो अली यार खान, इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में जानकर बेपनाह मसरूर हुई हूँ। तुम तंजीम आजादी फलस्तीन के रुकन हो, लेकिन हम तुम्हें इससे पहले से जानते हैं। हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं। तहजीब के इस इंकशाफ से मुझे बेहद खुशी हुई थी। फिर तहजीब ने पूछा, लेकिन ऑलिव हार्वर्ड उसी वक्त से तुम्हारे पीछे है, तो तंजीम इस सिलसिले में तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती? मेरा मतलब है कि तुम उनके साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा, लंबी कहानी है तहजीब। यूं समझ लो ऑलिव हार्वर्ड मेरी जिंदगी को अपने वक़ार का सवाल बना चुका है। मेरे तफसीली हालात तुम्हारे इल्म में नहीं है। ग्रेवाइल का नाम सुना होगा तुमने? वो बोली, हाँ क्यों नहीं, स्पेन का वो वहशतनाक कैद खाना जिसमें सारी दुनिया के मुजरिम रखे जाते हैं। मैंने कहा, हाँ उसी की बात कर रहा था। मैंने एक तवील अरसा हार्वर्ड की वजह से उसी कैद खाने में गुजारा है।
फिर मैं वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। तहजीब ने कहा, अली मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगी। यकीन करो अब मैं खुद को काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। खुदा की कसम अली, जी खुश हो गया है। क्या शानदार आदमी मिला है। बस मैं अभी आई। और मेरे मना करने के बावजूद वो लंगड़ाते हुए बाहर निकल गई। खुशी मुझे भी थी, लेकिन दिल में एक वसवसा भी था, अगर ये भी हार्वर्ड ही का कोई हसीन धोखा हुआ तो। वो कॉफी बना लाई और बड़े एहतराम से मुझे पेश करके खुद भी एक प्याली लेकर बैठ गई। बोली, ग्रेवाइल्स के मफरूर हो? क्या ये मामूली बात है? अच्छा खैर, फिर क्या हुआ, आगे कहो। उसके बाद मैंने उसे बकिया कहानी भी सुना दी, सब कुछ बता दिया, उस खत के बारे में भी जो मुझे तैयारे में सफर के दौरान मिला था। बोली, ओ मेरे खुदा, मैं वाकई उस वक्त सो गई थी। ना सोई होती तो शायद उस शख्स को देख लेती। मैंने कहा, मैं भी कोई अंदाजा न लगा सका था, मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे हार्वर्ड की नुमाइंदा समझ रहे थे? मैंने साफ दिल से एतराफ किया, हाँ, मेरे जहन में ये ख्याल था। बोली, अब भी है अली? मैंने कहा, किसी हद तक। बोली, निकाल दो जहन से ये ख्याल। हार्वर्ड ने तुम्हें पेरिस बुलाया है, यहाँ वो तुम्हें किसी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन इत्मीनान रखो वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें ग्रीन पोल में शमूलियत की पेशकश करती हूँ। हालांकि ग्रीन पोल में शामिल होने के लिए 20 शराइत पूरी करना होती हैं, 20 मराहिल से गुजरना होता है, लेकिन मैं तुम्हें बराह रास्त इस इदारे की रुकनियत दिलवा सकती हूँ। बोलो, क्या तुम हम में शामिल होना पसंद करोगे? मैंने कहा, कम से कम इतनी जल्दी तो फैसला न करो, एक आध मरहले में तो आजमा लो। बोली, आजमा लूंगी, तुम पहले ये बताओ हमारे साथ शामिल होना पसंद करोगे? मैंने कहा, तहजीब, इस वक्त मैं एक कटी पतंग की मानिंद हूँ, जब तक जिंदगी है हार्वर्ड के रास्ते काटता रहूंगा। तंजीम की पोजीशन मेरी निगाहों में साफ हो गई है, लेकिन अब उसमें वापसी मेरे लिए मुमकिन नहीं। हाँ, ये मेरा अहद है कि मैं उसके मफादात के लिए जहां भी मौका मिला जरूर काम करूंगा। वो बोली, तुम्हारी इस कोशिश में कोई मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि तुम्हें ग्रीन पोल की तरफ से भी मदद मिलेगी। ग्रीन पोल में मुझे 3 की हैसियत हासिल है। ग्रीन पोल में कोई इकाई नहीं है, यानी कोई 1 या सरबरा नहीं है, बस हालात को संभालने वाले 2 होते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं। ये 2 ब्रेन होते हैं और 3 अमल। पूरी दुनिया में 1,12,000 3 हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। हमें काम के लोगों को खुद में शामिल करने की इजाजत होती है और उमूमन तमाम अहम मामलात हम ही डील करते हैं। इस केस में मुझे अव्वलियत हासिल है। इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या? बोली, पेरिस में हार्वर्ड तुम्हें खुद लाया है तो उसने तुम पर निगाह भी रखी होगी। मैंने कहा, इम्कानात तो इसी बात के हैं। बोली, क्या यहाँ तक तुम्हारा ताक़ुब किया गया होगा? मैंने कहा, नहीं, मैंने मेकअप करके उन्हें चकमा दे दिया है। मेरे होंठों पर अचानक मुस्कुराहट फैल गई। तहजीब ने एक तंजिया मुस्कुराहट से कहा, हाँ, बशर्ते कि मैं हार्वर्ड की नुमाइंदा ना हूँ। मैंने कहा, मुझे माफ कर देना तहजीब। बोली, नहीं, ये तुम्हारे मोहतात होने की दलील है। तुम अहमकों की तरह एक लम्हे में मुतासिर नहीं होते और ऐसा ही होना चाहिए। बहरहाल वक्त इसकी तस्दीक या तरदीद कर देगा। मैं समझती हूँ कि अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हार्वर्ड को इस मुकाबले में मजा आ जाएगा। वो अपनी सारी खुद एतमादी भूल जाएगा। ऐसे अहमक लोग इसी तरह मार खाते हैं। उसने तुम्हें इसलिए आजाद छोड़ दिया है कि अब तुम तन्हा हो। उसका ख्याल है कि वो तुम्हें कहीं से बरामद कर लेगा। उसकी खुद एतमादी उसके मुंह पर जूता बन जाएगी। तुम एक नई शक्ल इख्तियार कर जाओगे। मैंने कहा, मैं खुद भी यही चाहता था तहसीब। अगर तकदीर वाकई मुझ पर मेहरबान है तो ठीक है, मैं तुम पर एतबार करता हूँ। वो मसरूर लहजे में बोली, गोया मेरी बात तुम्हें मंजूर है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब खुलूस दिल से। उसने पूछा, कौन से होटल में कयाम है? मैंने कहा, 2 होटलों में कमरे हैं। बोली, लानत भेजो सब चीजों पर, हर चीज मुहैया हो जाएगी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे फिट होने में 2-3 दिन लगेंगे। मेरे पास 1 हफ्ते का वक्त है, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। मैंने पूछा, 1 हफ्ते का वक्त किस सिलसिले में? बोली, एक बहुत बड़ी शख्सियत ने ग्रीन पोल से सौदा किया है, हमें उसके लिए काम करना है। 1 हफ्ते के बाद वो शख्सियत यहाँ पेरिस में मुझसे मुलाकात करेगी और हमें हमारा काम सौंपा जाएगा। मैंने कहा, ये कार्ड्स? बोली, ये उसी के लिए हासिल किए गए हैं। इनमें एक मंसूबा छुपा हुआ है जो उस शख्सियत के खिलाफ बनाया गया है। हमें इसी साजिश के खिलाफ काम करना है। मैंने कहा, मैं तुम पर मुतहय्यर हूँ तहजीब। वो बोली, और मैं तुम पर अली। तैयारे में 2 बड़े सफर कर रहे थे और किसी को मालूम नहीं था। वो हंस पड़ी। मैंने कहा, बड़ी तुम हो तहजीब, मैं तो इस वक्त एक बेहैसियत इंसान हूँ। बोली, हाँ, इसी बेहैसियत इंसान ने इस वक्त ग्रीन पोल की 3 की इज्जत बचाई है। अगर ये कार्ड्स मुझे न मिलते और तुम जहानत से काम लेकर इन्हें महफूज न रखते तो यकीन करो मुझे मुंह छुपाकर यहाँ से जाना पड़ता और ग्रीन पोल की कारकर्दगी पर एक बदनुमा दाग लग जाता, और फिर तुमने जाती तौर पर भी मुझ पर एहसान किया है। मैंने कहा, और ये फ्लैट? बोली, मेरा ही है। मैंने पूछा, क्या पेरिस में तुम्हारी मुस्तकिल रिहाइश है? बोली, हाँ, उम्र का बेशतर हिस्सा यहाँ गुजारा है, लेकिन और भी बहुत से मुल्कों की शहरियत है मेरे पास।
मैंने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, वेरी गुड। बोली, क्या ख्याल है, आराम किया जाए? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता। पाँव की तकलीफ का क्या हाल है? बोली, बतदरीज बेहतर हो रही है, वैसे एक आध दिन जरूर लग जाएगा। तुम्हारा बेडरूम दूसरी तरफ है, दरवाजा बंद कर लेना, और लिबास का इंतजाम फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, वहां चादर मिल जाएगी तुम्हें। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, और फिर हम दोनों बाहर निकल आए। मैंने तहजीब को एक बेडरूम में छोड़ा और खुद दूसरे कमरे में आ गया। खूबसूरत और आरास्ता बेडरूम था। जूते उतारे और बिस्तर पर दराज हो गया। फौरी तौर पर नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वाकयात इतने तेज और अक्ल को चकरा देने वाले थे कि दिमाग उनसे छुटकारा नहीं हासिल कर सकता था। तहजीब को क्या समझूं? क्या उसने जो कुछ कहा है वो सच्चाई पर मबनी है? क्या वाकई वो हार्वर्ड की नुमाइंदा नहीं है? अगर वो सच्ची है तो ये मेरी तकदीर की एक सुनहरी करवट है, लुत्फ आ जाएगा। और अगर हार्वर्ड ने ये कोई लंबा जाल बिछाया है तो 3 बजे तक मैं जागता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।